बेटा आज का अपना पाठ है पाठ 3 और पाठ का नाम है पंडित जी। इस पाठ के अंदर सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक उसके अंदर सामाजिक मूल्य, सामाजिक आदर्श स्थापित करने के गुण नहीं हैं, तब तक कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि उसको अपने सभी कामों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। आजकल के समय में व्यक्ति केवल धन कमाने की ओर बढ़ता जा रहा है। अब वो चाहे धन हमें सही तरीके से प्राप्त हो, सही तरीके से प्राप्त नहीं हो तो कैसे प्राप्त हो, गलत तरीके से प्राप्त हो, तो इस तरह का व्यक्ति समाज में सामाजिक मूल्य स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है। तो इस पाठ के अंदर यही बताया गया है, और इस पाठ का नाम पंडित जी इसलिए है क्योंकि वो एक शिक्षक है, और शिक्षक ही क्या है, वो समाज को एक नया निर्देश प्रदान करता है, एक दिशा दिखाता है। इस पाठ के अंदर जो पंडित जी है वो शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, और उनके एक तो है उनका पड़ोसी ठाकुर अतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल की भूमिका निभा रहा है, और एक है मुंशी बैजनाथ, वो तहसील में पेशकार की भूमिका निभा रहे हैं। पेशकार का मतलब होता है पेश करने वाला, मतलब जो जज के सामने कोई कागज या पत्र, जो फाइल जो पेश करता है उसे हम क्या कहेंगे, पेशकार कहेंगे। तो इन दोनों के धन कमाने का तरीका सही नहीं था, तो एक दिन इन्हें अपने कार्यों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। और जो पंडित जी हैं जो शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके घर में इतनी गरीबी भी नहीं थी मगर बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से थे वो। तो उन्होंने कदम कदम पर बहुत परेशानियों का सामना किया, फिर तब अंत में जाकर के इनको एहसास हुआ कि एक शिक्षक ही समाज को नया उचित दिशा निर्देश दे सकता है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, तो इस कहानी को अपन ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं। अब अपनी कहानी शुरू करने जा रहे हैं। उद्देश्य: प्रस्तुत कहानी के कहानीकार अपनी इस रचना के माध्यम से सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। जायज़ नाजायज़ तरीके से धन कमाकर या भयवश लोगों द्वारा की गई खुशामद से समाज के कुछ लोग थोड़े समय के लिए भले ही अपने को बड़ा मानने लगे, लेकिन असल में बड़ा वही है जो अपना काम ईमानदारी से करता है। इसमें यह लाइन किसके लिए आई है, जायज़ नाजायज़ तरीके से धन कमाकर, एक तो कांस्टेबल के लिए और एक मुंशी के लिए, पेशकार के लिए मुंशी बैजनाथ, और जो काम अपना ईमानदारी से करता है ये आई है पंडित जी के लिए। तो इस पाठ का नाम पंडित जी इसीलिए रखा है क्योंकि वह एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में सफल हो पाए हैं। उन्हीं बातों को तथा सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, उन्हीं बातों को कहानी के माध्यम से सरल शब्दों में समझाया गया है। आइए कहानी को पढ़कर देखते हैं। पंडित जी के पड़ोस में दो महाशय रहते थे। आपको मैंने बताया पंडित जी के पड़ोस में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था ठाकुर अतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे था, और एक का नाम था मुंशी बैजनाथ जो तहसील में पेशकार था। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक नहीं था, ज़्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा सा अधिक था। तब भी उनकी ज़िंदगी चैन की और सुखमय थी, क्योंकि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, गलत तरीक़ों से आ रहा था। जो कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहा है वो तो अपनी दोस्त वगैरह जमा करके अपने मतलब दबाव के द्वारा पैसा बनाता था, और जो मुंशी जो पेशकार की जॉब कर रहा है वो कागजों को इधर उधर करके
जो मतलब मुख्य फाइल होती थी उसको इधर उधर करके पैसा बना रहा था। संध्या को वे कचहरी से आते और बच्चे को पैसे व मिठाइयाँ देते। दोनों की ये हालत थी, दोनों के पास नौकर चाकर थे, घर में कुर्सी मेज गलीचे कौन होते हैं, कालीन यानी कारपेट आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। मतलब उनकी जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, जो निश्चित सैलरी थी वो तो लिमिटेड थी, लेकिन उनकी जो ऊपर की कमाई थी, ऊपर की कमाई से उनके पास काफ़ी पैसा आ रहा था। ऊपर की कमाई तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होती है, जिसमें पैसा गैर तरीके से आता है, मतलब नाजायज़ तरीके से आता है। इतना ही नहीं, उन दोनों महाशय को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते, 4 पैसे की चीज़ एक में लाते। लकड़ी ईंधन तो मुफ्त में ही मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते रहते थे। कुड़ते मतलब चिढ़ते रहते थे, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी पे थे। अपने भाग्य को कोसते रहते। दोनों पंडित जी को कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। पंडित जी क्या करते थे, उन दोनों के बच्चों को वही पढ़ाते थे, शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन भी हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी रहे थे। शिक्षक की इस नौकरी से निजात पाने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे। अफसरों की खुशामदें की। खुशामदें यानी चापलूसी और निजात यानी छुटकारा, पर कुछ न हुआ। अंत में हार मानकर बैठ गए। वो शिक्षक की नौकरी पे थे और उनको अपनी ही सैलरी में गुजारा करना पड़ रहा था। अब उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो पूरे ठाट बाट से रह सकें, इसलिए उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे अफसरों की चापलूसी की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अंत में वे हार कर बैठ गए। इतना तो था कि वे पाठशाला ठीक समय पर जाते, देर से घर आते और मन लगाकर पढ़ाते थे। वो अपने काम पर ईमानदारी के पक्के थे। पाठशाला वो टाइम से जाते थे, स्कूल टाइम से जाते थे, लेकिन स्कूल में अपना पूरा टाइम देते थे और देर से घर आते थे और बच्चों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाते थे। इससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग भी उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनके लिए बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत कुछ समझते थे। मतलब जो 2 व्यक्ति थे, कांस्टेबल और वो मुंशी बैजनाथ, उन दोनों से तो लोग किस लिए डरते थे, उनके पैसों से, उनके रौब को देख करके डरते थे, बाकी उनकी दिल से इज्जत नहीं करते थे। लेकिन पंडित जी के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, ना कोई रौब था, ना कोई रुतबा था, ना कोई पैसा था, ना कोई दिखावा था। केवल और केवल क्या थी, अपनी ईमानदारी थी और सामाजिक मूल्य, उनके आंतरिक नैतिक गुण थे। तो इसी के कारण क्या करते थे, समाज में उनकी इज्जत थी, लोग उनकी इज्जत करते थे, दिल से इज्जत करते थे। और जो है कांस्टेबल है, मुंशी है, उनकी इज्जत कैसे करते थे, केवल ऊपरी दिखावे से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। अब उनके पास बहुत पैसा था, तो मुंशी ने और उस कांस्टेबल ने क्या करा, अयोध्या घूमने का प्लान बनाया। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने पहले मना किया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार नहीं कर सके। फिर लास्ट में उन दोनों ने क्या किया कि चलो तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा जितना भी खर्चा लगेगा हम दोनों मिल करके उठा लेंगे। फिर वो उन्होंने मना नहीं किया। बिल्लौर एक स्टेशन का नाम है। रात को 1 बजे की गाड़ी थी। वे लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई लोग उतरने चढ़ने लगे। मतलब ट्रेन का माहौल आप लोग जानते ही हैं, गाड़ी आएगी, सवारी उतरेगी, चढ़ेगी, आएगी, जाएगी, बहुत सारी हलचल हो रही थी। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी से पहले निकल गए।
पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे, मतलब मुंशी जी आगे पहले ही चले गए, साथ में कौन था? पंडित जी और ठाकुर साहब। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। उन्होंने अपना एक जो रिजर्वेशन जो डिब्बा था वो बुक करवाया था, उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा। इस पर वह बोला, वह थाना नहीं है, इस जवान को संभाल करके बात कीजिए। उसमें जो 4 मुसाफिर बैठे थे, एक मुसाफिर को उठने के लिए उन्होंने कहा, तो उस मुसाफिर ने क्या जवाब दिया कि यह तुम्हारा थाना नहीं है, यहाँ पर जबान संभाल करके बात कीजिए, मतलब यहाँ पर आप लोग ड्यूटी के ऊपर नहीं आए हैं। ठाकुर बोला, तुम कौन हो जी? मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था। मतलब पुलिस वाले तो कितनों को सज़ा देते हैं, तो पुलिस वाले एक एक का चेहरा भूल जाते हैं, लेकिन जिसने सज़ा पाई है वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सज़ा देने वाला तो एक ही व्यक्ति है, एक का चेहरा कैसे भूल सकता है। और जिसके द्वार से आप 25 रुपये लेकर ही टले थे, मतलब आपने जासूसी का मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था और मुझसे रिश्वत कितनी ली थी? 25 रुपये लेके गए थे। उस ज़माने में 25 रुपये भी बहुत मायने रखा करते थे। फिर आगे आता है, इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप नीचे ही क्यों नहीं बैठ जाते? यह कोई थाना थोड़ी है कि उसमें आपके राज्य में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये कि व्यक्ति की इज्जत नहीं होती है, उसके पोस्ट की इज्जत होती है। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आप नीचे ही बैठ जाओ, ये आपका थाना थोड़ी ना है जो आपकी इज्जत नीचे बैठने में कम हो जाएगी। आप कोई ड्यूटी पे थोड़ी ना हो, आप यहाँ पर क्या हो? केवल और केवल आम आदमी, हमारी तरह आप एक नागरिक हैं। फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ही न देखी हो, पर आपके डंडे ने देखी है। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपका डंडा मुझे अच्छी तरह जानता है। मतलब उसने उस डंडे से मार खाई थी। इस गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात के डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी बेचारे तब तक चुपचाप खड़े देख रहे थे, डरते थे कहीं कहीं मारपीट नहीं हो जाए। बेचारा शिक्षक था, गुंडागर्दी से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो पहले ही डर गया कि कहीं लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे डब्बे में बैठाया। इधर दोनों मुसाफिरों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो दोनों ने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर गए। गार्ड से कहने दौड़े ही थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते, जाकर के गाड़ी में बैठ गए। मतलब उस ठाकुर ने अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत ऐसी बना रखी थी कि जो मुजरिम व्यक्ति थे वो भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि वो मुजरिम नहीं थे, उनको उन्होंने झूठे केस में फंसाया था। तो इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो समाज का रक्षक है वही समाज की रक्षा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसके अंदर दुर्गुण विद्यमान है, मतलब उसमें अच्छे गुण नहीं है सामाजिक मूल्य स्थापित करने के। सामाजिक मूल्य ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक ही स्थापित करता है, एक आम नागरिक जो आम आदमी होता है वह भी सामाजिक मूल्य स्थापित कर सकता है अगर उसमें नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा है तो। नहीं तो शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले शिक्षक क्या है? एक नागरिक है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पोस्ट पे चल जाओ, वो सबसे पहले क्या कहलाएगा? एक नागरिक कहलाएगा। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने की जगह नहीं थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी और पेट में मरोड़े पड़ने लगे। लखनऊ जैसे तैसे उन्होंने सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट दर्द, नसों में तनाव और दस्त, आखिर एक स्टेशन पर उतर पड़े। उधर मुंशी की हालत भी कैसी थी? बैठने की उनको जगह नहीं मिली, सिकुड़ सिकुड़ के बैठे थे, तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वे एक स्टेशन पर उतर गए। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई और बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में बक्सा लेना भूल गई। गाड़ी चल पड़ी। दरोगा ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े।
मतलब क्या है, जाना सबको अयोध्या है, लेकिन सबके सब कहाँ पर उतर गए, बीच में ही उतर गए। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी को एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई, पता लगा पास ही में एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दारोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। मतलब अब उनको पता लगा कि पास में ही क्या है, एक अस्पताल है, और वो अस्पताल का जो डॉक्टर है वो भी कहाँ का रहने वाला है, जिस गांव से हम लोग आए हैं वह भी वहीं का रहने वाला है। इसमें एक शब्द आया ढांढस। ढांढस का मतलब होता है धैर्य। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। क्या नाम था? चोखेलाल। कंपाउंडर था, लेकिन उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग आदर से उसको क्या कहते थे, डॉक्टर कहते थे। मतलब कंपाउंडर को डॉक्टर कह करके पुकारते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोला, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील आया जाया करते थे। उन्होंने कहा, महाशय मुझे पहचानते हो? चोखेलाल बोला, जी अच्छी तरह पहचानता हूँ। जब तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांट कर आप अपना हक ले लेते हैं, न दूँ तो शाम तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उसने क्या कहा कि मैं जब भी तहसील में जाता हूँ तो आप डांट करके पहले अपना हक लेते हैं मेरा नंबर जल्दी लाने के लिए, और नहीं दूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, घंटों तक शाम तक मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उधर मुंशी की भी हकीकत सामने आ गई। कांस्टेबल तो पैसे कैसे ऐंठता था, लोगों को डरा धमका करके, झूठे आरोप लगा करके, लेकिन मुंशी क्या करता था, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। अब मेरी फ़ीस के रुपए निकालिए, दवा लेकर चलते बनिए। दारोगा जी 10 रुपये। चोखेलाल बोला, जी हाँ, यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। जो बक्सा ट्रेन में छूट गया था उसमें ही क्या थे, पैसे थे। अब उनको बक्से की याद आई। पता चला बक्सा तो गाड़ी में छूट गया है। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवाएं दी। दिन भर में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन की दवा के लिए मुंशी जी पत्नी का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। मतलब उन लोगों की रेपुटेशन के कारण उनकी क्या हालत थी, उन्हें कोई 10 रुपये की, मतलब उन्हें कोई उधार में उन लोगों को कोई दवाई भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो भी उनके गांव का था। लेकिन उसने भी क्या करा, उन दोनों को मुफ्त में दवाई नहीं दी और उन्हें अपनी पत्नी का गहना बेचना पड़ा। फिर इसके आगे की कहानी अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या होता है, और इससे अगले वाले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे। जहाँ तक पढ़ा दी आपको वहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, समझना है।